नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात आगे बढ़ाएंगे दूसरा हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार। यानी हमारा जो संविधान हमने लिखा, प्रथम चैप्टर में पढ़ा किस तरह से हमारा है वो संविधान लिखा गया, अलग अलग संविधान वेता थे हमारे, उन्होंने मिलकर है वो देश का संविधान लिखा। तो संविधान में है वो नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई है कि किस तरह से है कोई व्यक्ति है तो उसके अधिकार होंगे। जैसे आप हैं तो आपको पढ़ाई की है वो अच्छी सुविधा मिले, आपका अधिकार है। अधिकार किससे मांग कर रहे हो? आप माता पिता से हो मांग कर रहे हो कि हमें अच्छी स्कूल में डाला जाए, अच्छी तरह से जहाँ पढ़ाई हो, ये हमारा अधिकार है, यह हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा है वो बुनियादी अधिकार है। तो उसके लिए हमें है वो अच्छी स्कूल में है वो डाला जाए। तो ये आपने क्या मांग की? आपने अधिकार की मांग की, आपने हक की है वो मांग की। दूसरी बात, स्कूल में गए तो वहाँ पर आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं हो रही थी, तो अब आपने कहा कि सर हमारे क्लास हैं वो पॉलिटिकल साइंस की कंटिन्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हमारा अधिकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार हक है। अधिकार क्या है? हमारा हक है, हमारा दावा है, हमारे जीने हेतु आवश्यक है। तो उसी तरह से हमारे संविधान में है वो नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है कि नागरिक अच्छे तरह से हैं वो जीवन जिए, इसके लिए है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो अधिकारों का किया जाए। और ये जो संविधान में अधिकारों का प्रावधान किया गया है ये मूल अधिकार के रूप में, किस रूप में? इनको क्या कहा गया है? मूल अधिकार कहा गया। मैं बताऊंगा अधिकार क्या है, मूल क्या है, उसके ऊपर है वो बात करूंगा। तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है वो किया गया है, उस पर है वो बात करेंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये क्लास है और इसमें टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो ताकि कोई भी क्लास होते आपको है उस पर न्यूज है वो मिल जाए। इसलिए इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखें। और प्लस जो पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारी क्लासें मिलेगी। हिस्ट्री की भी ऐसे की ऐसी बनी हुई है, 12th की, 11th की भी, पॉलिटी की, और सारी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाकर आप क्लासों को देखें। हम बात को है वो आगे बढ़ाएंगे, मूल अधिकारों के ऊपर है वो बात करेंगे। इससे पहले अधिकारों का महत्व एक बात को मैं ले लेता हूं, और अधिकार, मूल अधिकार क्या है उस पर है वो बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि बात मूल की अधिकारों की हम कर रहे हैं तो एक शब्द आया इसमें, अधिकार। क्या शब्द है? अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि साहब अधिकार का मतलब है होता है हक है, ये हमारा हक है। आपकी अच्छे तरह से पढ़ाई हो, आपको अच्छे तरह से हम क्लासें करें, अच्छे तरह से पढ़ाएं, ये आपका क्या है? हक है। तो आप क्या कहोगे? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। जो आप क्या कर रहे हैं? इस पर दावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक शब्द आया, दावा। और ये दावा किससे कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार, अपने हक हेतु दावा है वो बेसिक 3 लोगों से करता है। कितने लोगों से करता है? 3 लोगों से वो अपने हक का दावा करता है। पहला कौन है? पहला परिवार है। परिवार से आप हक की मांग करते हो कि साहब आप हमें अच्छे तरह से पढ़ाओ, ठीक बात। दूसरा, आप हक की है वो मांग किससे कर रहे हो? समाज से कर रहे हो कि ये हमारा हक है। सोसाइटी से है वो आप डिमांड कर रहे हो अपने राइट्स के लिए। और तीसरे जो महत्वपूर्ण निकाय है वो कौन है? सरकार है। ये 3 लोग, इनसे हम क्या करते हैं? अपने हक, अपने अधिकार का है वो दावा करते हैं, अपना हक है वो मांगते हैं। तो अधिकार दावा है व्यक्ति का है वो हक है। वह परिवार से हो सकता है, समाज से हो सकता है, और सरकार से हो सकता है। व्यक्ति मांग करता है कि साहब अच्छे तरह से हमारी पढ़ाई हो, परिवार से आप मांग करें। समाज उसके ऊपर किसी भी तरह का बंधन है वो नहीं डाले, और सरकार है वो क्या करें? व्यवस्था करें ताकि हमारी अच्छे तरह से क्या करें? पढ़ाई है वो चले। एक बात तो है। अब कोई भी अधिकार है तो उस अधिकार की होने की भी 3 बातें जरूरी है कि कोई अधिकार किस लिए, सारे के सारे ऐसे तो अधिकार बन जाएंगे, लेकिन कोई अधिकार बनने के लिए 3 बातें आवश्यक होती है, और इन 3 बातों से मिलकर कोई बात अधिकार बनती है। जैसे पहला बात, कोई अधिकार है तो उसके लिए तार्किक होना जरूरी है। कैसा होना चाहिए? तार्किक। तार्किक का मतलब तर्क संगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तर्क संगत है वो होना चाहिए, लॉजिकल है वो होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरा है वो किस तरह का होना चाहिए? समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। समाज के द्वारा स्वीकृत, यानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, समाज। जैसे आपने कहा पढ़ना हमारा हक है, अधिकार। आप ऐसे तो नहीं कह दोगे कल तो फिर है कि साहब चोरी करना भी हमारा हक है, हम चोरी है वो करेंगे, डाका डालेंगे, तो वो आपका क्या
हक हो सकता है, अधिकार हो सकता है, आप ऐसी डिमांड करोगे, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं होगी। आप कहोगे कि साहब हम भूख मर रहे हैं इसलिए हम मरते चोरी कर रहे हैं, मरता क्या करता कोई। लेकिन यहां पर बात, ये तो आपने तर्क ठीक दिया, हमने स्वीकार कर लिया कि सर भूख मर रहे थे तो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करें, ठीक बात आपकी सही। लेकिन यहां आओ, क्या सोसाइटी उस बात को एक्सेप्ट कर रही है? समाज उसको स्वीकार कर रहा है? समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। परिवार स्वीकार कर रहा है? नहीं कर रहा है। लोग स्वीकार नहीं कर रहे कि चोरी करना गलत है। और भूख मर रहे हो तो आप काम करो, दिन भर है वो बैठे क्यों रहते हो, काम धंधा करो, तो उससे है वो आप 2 रुपये कमाओगे तो भूख भागेगी। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी अधिकार होने के लिए तारक संगत होना चाहिए, समाज के द्वारा स्वीकृत भी होना चाहिए, और अदालत के द्वारा है वो क्या होना चाहिए, उसको है वो मंजूरी मिलनी चाहिए अदालत के द्वारा। अदालत द्वारा मान्यता प्रदत्त अदालत द्वारा क्या होना चाहिए, मान्यता प्रदत्त, यानी अदालत है जुडिशरी उसको मान्यता देती कि हाँ ये ठीक है, तो वह अधिकार हो जाता है। तो ये बात हमने अधिकार हक दावे की जो हमारे इस चैप्टर में पूरे मूल अधिकारों की बात की गई। अब है वो हम बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार या इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उस पर है वो बात करेंगे। तो वे अधिकार परिभाषित कर रहा हूं मैं, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक, वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने, वे अधिकार जो व्यक्ति के अच्छा जीवन कैसा, अच्छे तरह से वो जीवन गुजारा करे, वे अधिकार जो व्यक्ति के अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, उन्हें मूल या मौलिक, मूल कहो या मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे अच्छा जीवन जियो तो कैसे, मतलब पढ़ाई लिखाई भी हो ढंग से, हमारी अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हमें है वो भोजन का भी अधिकार मिले, भोजन की हमारे व्यवस्था हो, हमारे आवास की व्यवस्था हो, हमारे पेयजल की व्यवस्था हो, हमारे पेयजल की व्यवस्था हो, हम सम्मानपूर्ण है वो जीवन जिए, सम्मानपूर्ण जीवन जिए। ये जो बातें हैं तो हम क्या है अच्छे तरह से जीवन है वो जिएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के अच्छा जीवन जीने हेतु आवश्यक होते हैं, मूल अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे ये अधिकार होंगे, शिक्षा का होना चाहिए, व्यक्ति अच्छा जीवन गुजारे। कि शेक्सपियर करके एक व्यक्ति हुआ था, इंग्लैंड का बहुत बड़े नाटककार और कवि हुए। शेक्सपियर एक बात कहा करता कि अशिक्षित से अजन्मा भला। यदि व्यक्ति अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं, तो उससे तो अच्छा है कि वह जन्म ही नहीं लेता तो अच्छा। तो पढ़ा लिखना आवश्यक है। अनपढ़ है तो उससे तो बेटर है कि जन्मता नहीं तो भी अच्छा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक, शिक्षा है वो सारे द्वार शिक्षा ही खोलती है। शिक्षा से अच्छे जीवन का निर्माण होता है, शिक्षा से व्यक्ति है वो सोसाइटी में उसकी वैल्यू होती है। सारे बंधन यही है। स्वास्थ्य अच्छा हो, भोजन, आवास, पेयजल, जीवन तो सम्मानपूर्ण जीवन है वो इसे तो जिए। और हमारे संविधान में है वो मूल अधिकार कहाँ पर दिए गए, भाग गए वो 3 में दिए गए। तो हमारे है वो भारतीय संविधान में भी है, हमारे
संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। कहां पर किया गया? संविधान के भाग 3 में है वो किया गया। संविधान में हमारे कितने भाग है? 22 भाग है, मैंने बताया था मूल 22 भाग है। तो संविधान के भाग है वो 3 में किए गए। और कितने किए गए थे? जिस समय संविधान बना तो मूल रूप में उस समय 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन अब घटकर कितने हो गए? अब हैं वो घटकर हो गए 6। यानी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में है वो कितने मूल अधिकार हमारे? वर्तमान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। तो 7वां कौन सा था? 7वां संपत्ति का था, उसको है वो हटा दिया गया है। ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद मूल हम है वो लेंगे 14 से 32 तक। मूल कहां से लेंगे? 14 से है वो 32 तक लेंगे। इसमें है वो मूल रूप में दिए हुए, बाकी भी हैं लेकिन मौलिक रूप में यही है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक बात है। तो ये दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। मैं एक एक पर बात करूंगा। समानता का अधिकार है। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का है। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा कौन सा है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। और छठा कौन सा है? अंतिम रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचार। अब अनुच्छेदों को भी थोड़ा सा आप नोट कर लेना साथ में। जैसे कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का कहां से कहां है? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इसके आगे आप लिख लेना, इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप है वो आगे इसके नोट कर लेना 19 से 22 तक या 14 से 18 तक। 18 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में दिए हुए 2 आर्टिकल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद में दिए हुए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का मैं यहां पर लिख रहा हूं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के, यानी जो अल्पसंख्यक है उनके लिए। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है वो दिया हुआ। तो ये है वो हमारे मूल अधिकार। इसमें एक एक के ऊपर है वो मैं आगे बात करने वाला हूं। तो हम है वो बात आपको मैंने कड़ी पकड़ा दी मूल अधिकारों की, यानी व्यक्ति के जीवन जीने हेतु आवश्यक मौलिक अधिकार हैं उनकी है वो बात करेंगे। अधिकारों का महत्व, यानी ये जो मूल अधिकार है इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है, उसमें 2 उदाहरण है वो दिए हुए। एक उदाहरण है वो हमारे एशियन जो गेम्स का उदाहरण दिया हुआ है। एशियन गेम्स का, एशियन है वो खेल का उदाहरण है वो दिया हुआ है। तो एक बात यहां से ले लेते, एशियाई खेल, एशियाई खेलों का एक उदाहरण है 1982 का। बताऊंगा क्या है। एक व्यक्ति है मचल लालुंग, मचल लालुंग कहां का है? आसाम का है, असम का है ये। यानी अधिकार कितने महत्वपूर्ण। एक घटनाक्रम हुआ था 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया और एशियाई खेलों के आयोजन के दौरान
भारी संख्या में है वो ठेकेदारों ने मजदूरों की भर्ती की। मजदूरों की भर्ती की तो मजदूरों को एक न्यूनतम मजदूरी दर तय की जाती है कि साहब एक व्यक्ति को 100 रुपए या 200 रुपए सरकार ने एक मजदूरी तय की है कि 200 रुपए मजदूरी तय है, उससे है वो कम पर उसको मजदूरी पर है वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन ठेकेदारों ने सस्ती दर पर है वो मजदूरों की भर्ती की और मजदूरों को है वो एक न्यूनतम दर थी, माना कि मैंने बताया 200 रुपए और सरकार ने 200 रुपए से कम पर है वो मजदूरों की भर्ती कर ली, या तो 150 है या 100 रुपए, ये मामला है। यानी न्यूनतम जो दर है उससे भी कम मजदूरी दी गई तो उसको बंधुआ मजदूरी कहा गया। उसको क्या कहा गया? बंधुआ मजदूरी या जबरन है, या फिर है वो इसको एक तरह से बेगार आप कह दो, बेगार कह दो। बेगार यानी उससे वो कम न्यूनतम, बेगार में तो बिल्कुल पैसे नहीं दिए जाते, केवल खाने पीने के रहने के दिए जाते, उसके बदले में काम करो। लेकिन इसको बंधुआ मजदूरी कहा गया कि न्यूनतम दर थी उससे भी कम पैसे दिए और उनको वो मजदूरी करवाएगी। बाद में मामला कोर्ट में गया तो कहा गया कि साहब एक न्यूनतम दायरा तय था तो आपने उनको है वो क्यों नहीं दी? आप उसके लिए 200 रुपये मजदूरी तय थी तो आपको 200 रुपये तो उसको देने चाहिए थी, लेकिन नहीं दिए। और बाद में सरकार ने फेवर में दिया डिसीजन और ठेकेदारों को कहा कि इन मजदूरों को पूरी मजदूरी है वो दीजिए। तो ये जो अधिकार था कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में दिया हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें नहीं तो बंधुआ मजदूरी, बेगार, जबरन वसूली, इस तरह की है वो बातें की गई। तो ऐसी स्थिति में है वो आप कोर्ट जाओ तो न्यायपालिका आपके हितों की रक्षा करेगी और मजदूरों को पूरा वेतन मिला। तो एक बात महसूस आई कि साहब मूल अधिकार दिए गए थे, इसी कारण से जाकर के है वो उनको हक मिलने का काम हुआ। इसलिए मूल अधिकार नागरिक के जीवन जीने हेतु आवश्यक है। एक बात तो है। दूसरा, मचंग लालूल करके एक व्यक्ति है और इसके ऊपर है वो किसी को मारपीट का एक मुकदमा चला, मारपीट, और किसी को इसने मारा, यानी थोड़ी बहुत इस नॉर्मल मारपीट हुई, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा हुआ और इसको जेल में डाला गया। बाद में असम के तेजपुर स्थित गोपीनाथ बारदोली अस्पताल में भर्ती करवाया और डॉक्टरों ने है वो इसको सरकार उस समय है वो न्यायालय को, जेलरों को 2 बार है वो कहा गया कि साहब एक काम करो, अब मचंग लालूल स्वस्थ हैं और आप इसके ऊपर है वो मुकदमा चलाओ। जिस समय इसको गिरफ्तार किया गया उस समय 23 वर्ष का था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी है वो इसके ऊपर मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं हुई, जेल में सड़ा रहा और आगे जाकर के है 54 जो तकरीबन है वो 54 साल तक की समय अवधि में है वो जेल में सड़ा रहा और बाद में जाकर उसको रिहा किया। इसकी एक बात महसूस हुई कि साहब उसका मूल अधिकार था लेकिन फिर भी लंबे समय तक जेल में सड़ा रहा, तो उसके लिए अधिकारों का महत्व क्या? इसलिए एक बात महसूस की गई कि यदि मूल अधिकार प्रभावी ढंग से है वो लागू किए जाए तो नागरिकों के अधिकारों की है वो सुरक्षा हो सकती है। इस मायने में ये जाकर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि नागरिकों के मूल अधिकार हैं तो वे अच्छी तरह से वो जीवन जिएंगे और आपको है वो कोई यदि बेकार या बिना पैसे मजदूरी करवा रहा है तो आप उसके विरुद्ध में कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट है वो आदेश देगा कि साहब इनसे वो इस तरह से काम नहीं करवाए जाए और आपका मूल अधिकार वो रक्षा करने का काम करेगा। अब जो अधिकारों का घोषणा पत्र है कि किस तरह से वो मूल अधिकार अस्तित्व में, अधिकारों के घोषणा पत्र का मतलब हुआ एक घटनाक्रम है वो दिया हुआ 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले मानव अधिकारों की घोषणा हुई। मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति मानव है तो इस नाते उसके कुछ अधिकार है, उसको भोजन मिले, उसको पेयजल मिले, उसके रहने की है वो आवास की सुविधा मिले, तो मानव अधिकारों की घोषणा की और उसी में ही है वो अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसे मानवाधिकार घोषणा पत्र कहा जाता है। लेकिन हम है वो बात करेंगे कि अधिकारों का घोषणा पत्र एक दस्तावेज होता है जो जिस देश की सरकार घोषणा पत्र जारी करेगी वह उसको सूचीबद्ध करेगी और वह अधिकार नागरिकों के लिए लागू करेगी। तो मूल जो अधिकारों का घोषणा पत्र है ये एक
एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी देश की सरकार अपने नागरिकों के हेतु सूचीबद्ध करती है, उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया है। और हमारे संविधान में भाग 3 है वो अधिकारों का घोषणा पत्र है, उसमें है वो नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए। तो कहेंगे कि किसी देश की सरकार अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की सूची कैसी होती है? कानूनी होती है। कानूनी सूची जारी करती हैं जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और हमारे भारत के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को है वो नागरिकों का घोषणा पत्र कहा गया। यह अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। तो नागरिक या अधिकारों का घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 में विश्व में आया। और किसी भी देश की सरकार यदि नागरिकों के लिए है वो अधिकार को जारी करती है तो वह उनके लिए अधिकारों का घोषणा पत्र, और भारत के लिए है वो मूल अधिकार। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, लिखवा लिया, और भाग है वो 3 में। अब भारतीय संविधान में है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर है वो हम बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो दिए हुए। तो मैंने अभी लिखवाया कि भारतीय संविधान में है वो भाग 3 में दिए गए। कहां पर दिए गए? भाग 3 में है वो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और मूल अधिकार है वो कितने हैं? मैंने आपको बताया कि 6 मूल अधिकार है। कितने हैं? 6 वर्तमान में। और प्रारंभ में कितने थे जिस समय है वो संविधान बना? तो प्रारंभ में है वो 7 थे। कौन सा था 7वां जिसको हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। इसलिए हमारे संविधान में है वो नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भाग 3 में नागरिकों के बुनियादी जीवन जीने हेतु आवश्यक है मूल अधिकार है वो कहलाते हैं। हमारे संविधान में बाकायदा व्यवस्था की गई। मैंने आपको अभी यहाँ पर जो लिखवाए यही है वो हमारे मूल अधिकार हैं। ये पढ़े आपके, तो ये मूल अधिकार इनकी है वो मैं अभी यहाँ पर है वो बात कर रहा हूँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है वो दिए गए, उस पर है वो हम लोग बात करेंगे, एक एक के ऊपर आगे बात आएंगी। इसी तरह अलग अलग देशों के संविधान में भी है व्यवस्था की गई। नागरिक दक्षिण अफ्रीका का एक उदाहरण है, उसको हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। दक्षिण अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए प्यारे बच्चों, तो दिसंबर 1996 में है वो लागू हुए, इसे बनाया गया। रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में है वो नई सरकार ने जो दक्षिण अफ्रीका में है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। नेल्सन मंडेला की सरकार है वो बनती। मैंने बताया था कि नेल्सन मंडेला जो आगे जाकर दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत है वो राष्ट्रपति बनने का काम हुआ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी पुस्तक थी, लंबे समय तक जेल में पड़े रहे। तो दक्षिण अफ्रीका का है भी संविधान लिखा गया और उसमें नागरिकों के लिए अधिकार है वो तय किए गए ताकि नागरिक अच्छी तरह से वो जीवन जी सके। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। ये नस्ल, ये लिंग, गर्भ धारण करने, वैवाहिक स्थिति, जाति, सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया। ये नागरिकों को सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय भी है वो लागू करता है। जैसे यहाँ पर एक बड़ी बात है कि दक्षिण अफ्रीका में मूल अधिकारों को जो लागू करना है तो वहां एक विशेष न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। विशेष न्यायालय, विशेष अदालत है
वह उनको क्या करेगी, लागू करेगी। और यदि कोई खतरे में पड़ता है तो आप स्पेशल है वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर है वो सामान्य कोर्ट है, उसी में ही होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सभी होता है, मूल अधिकारों की भी होती है, हाई कोर्ट में भी होता है, और डीसी कोर्ट जो जिला लेवल पर है या उनके अधीन है, वहां पर भी ये मूल अधिकार प्रभावित होते हैं तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ मूल अधिकार दिए गए, हमारे भी है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे गरिमा का अधिकार है कि व्यक्ति है वो डिग्निटी के साथ है वो जीवन जिए, उसकी बात की गई। निजता का, यानी व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार है, अपनी निजता को बनाकर रखे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सरकार उनसे है वो उनकी जासूसी नहीं कर सकेगी। श्रम समुदाय समुचित है वो व्यवहार का अधिकार, श्रम यानी रोजगार संबंधी है वो उनके लिए अधिकार तय किया गया कि नागरिकों को रोजगार मिलना जरूरी है। स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का भी है वो अधिकार है कि नागरिक है वह स्वस्थ जीवन जिए, उसके लिए पर्यावरण है वो अच्छा साफ सुथरा है होना चाहिए, अच्छा है वो क्लाइमेट हो, पर्यावरण हो, उसकी है वो बाकायदा मूल अधिकार में व्यवस्था की गई। हमारी मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, लेकिन आगे जाकर है वो बात लाई गई। समुचित आवास का, यानी व्यक्ति अच्छे तरीके से वो निवास करे तो उसके लिए कम से कम आवास, घर की तो व्यवस्था है वो करनी चाहिए, तो दक्षिण अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में है वो व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का भी है वो अधिकार होना चाहिए कि साहब सरकारी अस्पताल जैसी व्यवस्थाएं करो ताकि नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है। बाल अधिकार, बाल यानी बच्चों के भी अधिकारों की व्यवस्था की गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कि साहब बच्चे सुरक्षित है वो रहे, बच्चे हैं वो भविष्य होते हैं राष्ट्र में, राष्ट्र के, तो उनके लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है। बुनियादी और उच्च शिक्षा का भी है वो अधिकार, बुनियादी यानी जो प्राथमिक है या मूल शिक्षा है उसकी भी है वो व्यवस्था कौन करे, सरकार है वो प्रयत्न करे। तो बुनियादी या मूल शिक्षा की बात की गई, प्राथमिक और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की भी बात की गई है, कॉलेज एजुकेशन, उस तरह की व्यवस्था भी है वो सारी दक्षिण अफ्रीका की सरकार करेगी। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों के अधिकार और सूचना सरकार से प्राप्त करने का अधिकार है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और हमारे भी संविधान में सारे के सारे मूल अधिकार दिए हुए, उसकी मैंने चर्चा है वो विस्तृत रूप से की। और हमारा पहला जो मूल अधिकार आया वो समानता का अधिकार आया है। संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है वो समानता का अधिकार। क्या कह रही है, समता का मतलब यहां पर समानता है, समता का मतलब क्या है, समानता है। किसकी दृष्टि में समानता है, कानून की दृष्टि में, कानून की नजर में समानता, यानी लीगल कानून की दृष्टि में क्या होंगे, सभी समान होंगे। जैसे कोई अपराध मुकेश अंबानी ने किया, कोई अपराध देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने किया, कोई अपराध एक सामान्य मजदूर ने किया, तो हमारा संविधान है वो समानता की बात कर रहा है कि यदि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़ा उद्योगपति और कोई मजदूर कर भी रहा है तो दोनों ही सभी हैं वो इसी एक ही कानून की दृष्टि से संचालित होंगे। ये कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा और समान रूप से कानून उनको प्रभावित करेगा और इसी कानून के तहत भी उनको दंडित किया जाए। इसलिए कानून की दृष्टि में है वो समानता की बात की गई है, यानी इसमें कहा गया है कि विधि की समक्ष क्या होगी, समानता होगी, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के दृष्टि में समानता। तो विधि के समक्ष समानता की बात कहां पर की गई है, समानता के अधिकार में की गई। दूसरी बात इसमें की गई है कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण है वो होगा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में है वो बात की गई। ठीक बात। दूसरी बात इसी समानता के अधिकार में 15वां है वो अनुच्छेद है जिसमें कहा है कि किसी के भी साथ है वो भेदभाव का व्यवहार नहीं होगा, भेदभाव के व्यवहार का अंत होगा तथा सभी समान हक के भागीदार हैं। यानी विधियों का समान संरक्षण होगा, राष्ट्रपति और सामान्य मजदूर तो भी समान रूप से विधियों को है वो महत्व देगा, कानून की सुरक्षा का काम करेगा। ठीक बात। भेदभाव के व्यवहार का अंत,
यानी आपके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि आप अमीर घर से आ रहे हैं, आप गरीब घर के बच्चे हैं, आप उस जाति के हैं, आप उस धर्म के नहीं। मेरी दृष्टि में स्टूडेंट है, मेरी दृष्टि में वह विद्यार्थी हैं, तो ऐसी दृष्टि मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं कि साहब ये तो उस जाति का स्टूडेंट है, ये उस धर्म का है, उस भाषा को जानने वाला है, इस तरह के वस्त्र पहन कर आ रहा है, नहीं। मेरी दृष्टि में एक ही बात होगी। तो यहाँ पर जो बात है वो हमारा संविधान बता रहा है। संविधान कह रहा है कि संविधान की दृष्टि में सभी समान होंगे और किसी भी तरह का भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि किसी के भी आधार पर है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भेदभाव की जो बात की गई है कि भेदभाव है इन सभी के आधार पर नहीं किया जा सकता। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस जाति का है, किस धर्म का व्यक्ति है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो जाति है, धर्म है, भाषा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, असमिया, कोई भी है वो भाषा बोल रहा है, तो जाति के आधार पर है वो भेदभाव का अंत होगा। जाति के आधार पर भेदभाव का अंत होगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उच्च जाति का है, दलित है, स्वर्ण है, गरीब, किस तरह का कोई जाति आधार नहीं। तो जाति, भाषा, जाति, धर्म, भाषा, स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर किस स्थान का है, वह राजस्थान का है, वह गुजरात से है, वह महाराष्ट्र से है या दक्षिण भारत से है, वह पूर्वोत्तर से है, कश्मीर से है, कहीं से, उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग, वह स्त्री है या पुरुष है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साहब आप स्त्री हैं, आप है वो नहीं पढ़ सकती, आप पुरुष हैं तो आप है वो शिक्षा हासिल करोगे, हायर नहीं, ये गलत तरीका। तो ये हमारा संविधान इस तरह की व्यवस्था करता है ताकि नागरिकों में है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं पनपे और समान रूप से है वो नागरिक जीवन जिए। उस हेतु है वो प्रयत्न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किया गया है। तो उस पर है वो बात हम करते हैं। आर्टिकल है वो मैं आगे ले लेता हूं 16, अनुच्छेद 16 की बात करूंगा। कौन सा अनुच्छेद? 16वां अनुच्छेद है। 16वें अनुच्छेद में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता होगी। लोक नियोजन में क्या होगी? अवसरों की समानता होगी, यानी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी नौकरियों में क्या होगी? सभी को है वो समान हक होगा, उसकी व्यवस्था हमारा अनुच्छेद ये कर रहा है। तो सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों में सभी को हक होगा। कोई इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि आप उस धर्म के हैं इसलिए आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, गलत बात है। आर्टिकल 17 को लेंगे, अनुच्छेद 17 में है वो अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी को टच कर दिया कि ये तो उस जाति का है, नहीं नहीं हम तो अपवित्र हो गए, आप उस जाति के, हम आपको बर्तन नहीं देंगे, आप उस जाति के हैं, आप हमारे हैं वो घर में नहीं आ सकते, अपवित्र हो गए। तो इस तरह का जो अस्पृश्यता का, जो अनटचेबिलिटी की बात हुई, उसका अंत होगा। किसी के साथ आप इस तरह का अस्पृश्यता का, छुआछूत का व्यवहार है वो नहीं करोगे। आर्टिकल 17 में है वो इसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और समानता में एक अंतिम अनुच्छेद है वो आता है कि शिक्षा और सेना को छोड़कर उपाधियों का अंत होगा। शिक्षा व सेना को शिक्षा व सेना को छोड़कर उपाधियों का क्या होगा? अंत होगा। आप राय बहादुर की उपाधि धारण नहीं कर सकते, राजा धीराज, महाराजा धीराज, इस तरह की है वो चक्रवर्ती सम्राट, दैट्स गलत बात है, ये आप नहीं कर सकते। तो सभी उपाधियों का क्या होगा? अंत होगा। केवल शिक्षा में और सेना में, जैसे शिक्षा में आप है वो पीएचडी वगैरह करते हैं, डॉक्टरेट की कोई उपाधि धारण करते हैं तो आप कर सकते हो। सेना में है वो कर्नल, मेजर, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं उस तरह की आप धारण कर सकते हो। इन दोनों के अलावा किसी भी तरह की उपाधियां नहीं होगी, ऐसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है। तो ये कुछ एक है वो हमारे सारे मूल अधिकार यहाँ पर है वो दिए गए संविधान के भाग 3 में।
समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष है वो क्या होगी, समानता और कानूनों का समान संरक्षण है, वो बात की गई है। आर्टिकल 14 में है वो इसकी बात की गई है कि संविधान की दृष्टि में है वो क्या होंगे, सभी है वो समान होंगे और किसी के भी साथ है वो भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर है वो सभी तरह के भेदभावों का अंत होगा। दुकानों, होटलों, कुआं, तालाब, घरों में प्रवेश करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। रोजगार में अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 में होगी। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में होगा और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है वो होगा। आगे है वो बात दूसरा मूल अधिकार लेंगे स्वतंत्रता का, और जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिनको स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप किसी भी तरह से है वो अबाध रूप से आ जा सकते हैं, तो जिसमें कहा गया पहली अनुच्छेद 19 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं कहीं भी भाषण दे सकता हूं, सरकार के विरुद्ध में भी दे सकता हूं, कुछ भी मैं है वो बोल सकता हूं सरकार के विरुद्ध में, बशर्त है वो किसी भी तरह से हिंसा नहीं फैलाए, उस तरह के है वो बोलने की स्वतंत्रता है। मुझे शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी मैं सभा है वो बुला रहा हूं और सभी से बातचीत कर रहा हूं, कर सकता हूं, मैं आंदोलन कोई कर सकता हूं, ठीक है। संगठित होने का यानी संगठित होने का भी है वो समूह बनाने की, ठीक है। भारत में कहीं पर भी आ जा सकता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में जा सकता हूं, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर किसी भी जगह जाकर है वो आप लोग रह सकते हैं, ऐसे अधिकार है हमें। भारत के किसी भी हिस्से में आप बस सकते हैं, आप वो कहीं पर जाकर दिल्ली में आवास के रूप में रह सकते हो, बम्बई में रह सकते हो, दक्षिण भारत में कहीं पर भी है वो रह सकते हो। तो फिर कहोगे कि साहब रह से कैसे देंगे, हमें तो कोई रहने देगा नहीं कोई मकान में, तो भाई उसकी व्यवस्था तुम लोगों को करनी पड़ेगी, वहाँ बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, मकान लेना पड़ेगा, ऐसे तो कोई है वो ठहरने देगा नहीं, लेकिन मकान लेके आप रह सकते हो। कोई भी पैसा चुनने का, पैसा का मतलब यहाँ पर हुआ कोई भी तरह का व्यापार है, व्यवसाय करने की आपको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अपराधों की दोष सिद्धि से क्या होगा, संरक्षण होगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी आपने कोई अपराध किया है और एक अपराध के लिए 2 तरह का दंड है वो आपको नहीं दिया जाएगा, उसके लिए है वो आर्टिकल 20 आपकी सुरक्षा करेगा। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता है, यानी आप अच्छे तरह से जीवन जियो, उसके लिए आर्टिकल 21 में प्रावधान किया गया, किसी भी व्यक्ति को आप मार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीवन जीने का उसको अधिकार है, अच्छे तरह से वो जीवन जिएगा। अभियुक्तों को सजा और पाने का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया है तो उसको सजा देने का है वो सजा का है वो अधिकार होगा। आपको जैसे कोई किसी ने गलती की, अपराध किया, उसको गिरफ्तार किया और ले जाकर कोर्ट में पेश किया, तो अब ऐसा नहीं कि उसको सीधे ही बस जाओ और डाल दो जेल में, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए सुनवाई होगी, वकील दलील पेश करेंगे, इस व्यक्ति को है वो अपना वकील रखने की, अपने पैरवी करने की, अपनी सही बात रखने का हक होगा, तो उसके लिए बात कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आर्टिकल 22 है वो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो हमारा आ जाएगा। फिर हमारा तीसरा मूल अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध। कौन सा आता है? शोषण के विरुद्ध, यानी किसी का यदि शोषण हो रहा है, किसी के साथ यदि है वो बुरा हो रहा है, तो उसके लिए है वो आर्टिकल हमारा 23 और 24 है वो सुरक्षा देने का काम है वो कर रहा है मूल अधिकार के रूप में। मानव के साथ दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी पर रोक है वो अनुच्छेद 23 में है वो लगाई गई। के साथ मानव का है वो खरीद फरोख्त की चीज नहीं, मनुष्य को नहीं बेचा जा सकता, बच्चों को है वो नहीं खरीद फरोख्त, महिलाओं को नहीं बेचा जा सकता, उसके लिए रोक लगाने का काम कर रहा है। किसी को है वो जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। आप बंधुआ मजदूरी करें तो कोर्ट में मामला ले जाओ तो उसको है वो खत्म करेगा, जैसे एशियाई खेलों के दौरान हुआ, ठीक बात है। जोखिम वाले कामों में बच्चों को मजदूरी पर रोक, यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और उनको खतरनाक कामों में लगवाया तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 24 में है वो प्रावधान किया गया है और शिकायत की तो उसके तहत बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति में बच्चों को काम पर लगाया उसको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह से है वो हमारा ये संविधान बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है, ठीक बात है। फिर अगला है वो हम लेंगे चतुर्थ महत्वपूर्ण है वो मूल अधिकार, और वह कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का। बात की गई आस्था और प्रार्थना की है वो बात की गई है कि आप किसी भी धर्म में आस्था रखो, आप हिंदू हो और आपको अच्छा लग रहा है कोई भी धर्म के साथ, मुझे पारसी अच्छा लगता है, सिख अच्छा लगता है, इस्लाम अच्छा लगता है, कोई भी धर्म अच्छा लगता है, आप उसका पालन करो, आस्था रखो, प्रार्थना करो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता, सरकार आपको किसी भी तरह से बाधित नहीं कर सकती, ठीक बात है। दूसरा है वो 26 में कहा गया धार्मिक मामलों की प्रबंधन की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। मैं अपने धर्म के प्रबंधन का काम है वो करूं, प्रचार प्रसार का काम करूं, उसकी पूर्ण छूट होगी मुझे।
किसी भी धर्म विशिष्ट की वृद्धि के लिए मैं प्रयत्न करूँ, 27 में है वो बात की गई। और कर अदायगी की है वो बात की गई है। वो इस तरह से आप धर्म का प्रचार प्रसार करो। और निजी हैं वो कुछ शिक्षण संस्थानों में, ये पड़ा आपका 28वां। तो ये 27 है कि धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स है वो दे सकते हो आप। यानी मैं अपने धर्म में क्या कर रहा हूँ, प्रचार प्रसार करके धर्म में है वो प्रचार करने के लिए तो मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं कर भी है वो ले सकता हूँ कि लोगों से है वो कहूँगा, लेकिन सरकार है वो जबरन हमारे ऊपर इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं करेगी। 28 में है वो बात की गई कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना में। जैसे कुछ स्कूलें आपने ऐसी देखी होगी जहाँ प्रार्थना करवाते धार्मिक आधार पर हैं, जैसे क्रिश्चियन स्कूलें जो चल रही है या मुस्लिमों के मदरसे चल रहे हैं, वहाँ उनकी अपनी प्रार्थना करवाई जाती है। तो उसके लिए आर्टिकल ये 28 स्वतंत्रता दे रहा, आप है वो कर सकते हैं, ठीक बात है। फिर है वो हमारा पंचम महत्वपूर्ण मूल अधिकार आता है, संस्कृति और शिक्षा का है वो अधिकार आता है। इसमें कहा गया कि सांस्कृतिक और एजुकेशनल राइट्स हैं, यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया है कि अल्पसंख्यक अपने भाषा और संस्कृति को बचाए रखने का प्रयत्न करेंगे। 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। और आर्टिकल 30 है वो ऐसा प्रोविजन कर रहा है, ठीक बात है। अगला जो हमारा 32 आर्टिकल में मूल जो अधिकार है, और ये छठा महत्वपूर्ण अधिकार है, इसमें यदि आपके ये अधिकार बाधित होते हैं ये सारे के सारे, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट जाने का है वो मामला तय करते हैं कि साहब कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम है, उसको खतरनाक कारखाने में काम लगवाया, कोई फैक्ट्री में काम लगाया और किसी ने शिकायत कर दी, तो उसके तहत है वो मामला आप कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत है वो जा सकते हैं, ताकि है वो सामने वाले को एक तरह से सजा दे। तो सभी मूल अधिकार है, इन सभी मूल अधिकारों की रक्षा हेतु जो अधिकार लाया गया वो आर्टिकल 32 में संवैधानिक है वो उपचारों का अधिकार लाया गया है। और इसी से ही नागरिकों को सुरक्षा प्रदान होती है। कोई यदि अधिकार लागू नहीं होता तो ये मूल अधिकार है जो लागू करवाने का काम करेंगे। तो आगे है वो बात को हम बढ़ाएंगे कि किस तरीके से है वो मूल अधिकार नागरिकों के लिए आवश्यक है। एक कल्पना है वो इसमें की गई कि साहब आप उड़ीसा जिले के दलित समुदाय के सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है और उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया है जो उच्च जाति के लोगों को है वो उसके समुदाय के लोग पैर धोने का काम कर रहे थे। लेकिन अब ये दलित समुदाय के लड़के पढ़े लिखे हैं और अब वे उच्च जातियों के वहाँ जाकर इसी भी तरह की कोई बेकारी का काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उच्च जातियों के व्यक्तियों ने उसको प्रताड़ित करने का है वो काम किया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, आर्टिकल है वो हमारा कौन सा है, आर्टिकल 23 है जो शोषण के विरुद्ध है, हमें एक मूल अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत है वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है कि साहब हमारा क्या हो रहा है, शोषण है वो हो रहा है। तो एक ये कल्पना इसमें बताई गई कि यदि ऐसा होता है तो आप वो क्या करोगे, तो हम कहेंगे कि साहब हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का, और हमारा शोषण हो रहा है। तो हम आर्टिकल जो 23 के तहत है वो कोर्ट में है वो क्या की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है 32 के तहत के साहब ये हमारा उल्लंघन हुआ। तो ये एक बात ये हुई। दूसरा मूल अधिकार हमारा आ गया, क्या नाम है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है वो स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। यानी व्यक्ति को है वो सभी तरह की स्वतंत्रता होगी, आप कहीं पर भी है वो आ जा सकते हैं, आपको भ्रमण करने की, कुछ भी बोलने की, यानी पूर्ण रूप से है वो व्यक्ति अपने काम करने में स्वतंत्र है, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा है वो हमें मूल अधिकार स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसकी लैंग्वेज को है वो थोड़ा सा हम लिख लेंगे कि स्वतंत्रता का किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने एवं हर तरह की गतिविधि की स्वतंत्रता होगी, ठीक बात। यानी व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करेगा और उस हेतु है वो मैं आपको आर्टिकल अभी ही बताएं कि इसमें प्रावधान है वो किया गया है। जैसे कि हम बात को वापस है वो पीछे मोड़ लेंगे, यहाँ आप आ जाइए। आपकी जो बात
यहीं पर थी ये वाली कि स्वतंत्रता की है वो बात की गई है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आप है वो अपराधों के दोष सीधी सी संरक्षण, जीवन जीने की स्वतंत्रता और निवारक निरोध की है वो व्यवस्था की गई। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होगी, किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा। और इसमें आप बात एक लिख सकते हो कि साहब व्यक्ति अच्छे तरह से जीवन जिए उसके लिए है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में किसका प्रावधान है? आर्टिकल 19 में है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जिसमें मैंने पीछे है वो सारी बातें अभी करवाई। फिर आपका आर्टिकल 20 है अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक बात। आर्टिकल 21 क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जीवन यानी अच्छे तरह से आप जीवन है वो जियो। व्यक्ति को है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी, उसे किसी भी तरह से प्राणों से नहीं छीना जाएगा। विधि की प्रक्रिया के द्वारा उसको है वो किसी भी तरह से प्राण दंड नहीं दीजिए। व्यक्ति को किसी भी तरह से मारा नहीं जाए। यदि उसे मारा जाता है तो विधि की निश्चित प्रक्रिया के तहत, जैसे अपराधी अपराध करते हैं उनको फांसी की सजा देते हैं, तो आर्टिकल 21 है वो उसमें बात की गई विधि की निहित प्रक्रिया के, यानी कानून के निश्चित दायरे के तहत आपको है वो ऐसा हो सकता है यदि आपने गंभीर प्रकृति का जुर्म किया है तो, अन्यथा है वो किसी भी तरह से नहीं दिया जाए। आर्टिकल जो 22 है वो निवारक निरोध की बात की गई। निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी की है वो बात की गई कि कोई भी व्यक्ति उसने अपराध किया है, उसने गिरफ्तार किया तब तो ठीक है, लेकिन अपराध नहीं किया तो भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे शक हो गया साहब ये कोई कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करेगा, ये कोई है वो बड़ा स्कूल में माहौल खराब करने वाला, तो उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लो ताकि ये वो कोई समस्या नहीं हो। तो उसके लिए भी आर्टिकल है वो 22 काम करता है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आर्टिकल 22 का सहारा लेकर कई बार लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जैसे है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती थी उसको है वो निवारक नजरबंदी के तहत बंद कर दिया। कहीं पर भी आ जा नहीं सकते, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, घर में आपको बंद कर दिया, दैट्स ऑल। या जेल में है वो बंद कर दिया जा सकता है, कोई भी सुनवाई है वो नहीं होगी निश्चित समय तक, उसके बाद में होगी। तो उसकी भी बात की गई है। बात को आगे बढ़ाएंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है वो बात की गई है। तो हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को है वो किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा, प्राणों से हाथ धो नहीं सकता। यदि किसी को है वो मारा भी जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तब उसको छुटकारा मिलेगा जब विधि की निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसको है वो अपराध दिया जाए, तो उसको दंडित है वो नहीं किया जाएगा। तो कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को विधि की निहित प्रक्रिया के द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त किया जा
सकता है। आर्टिकल 21 में हो गया। अनुच्छेद 20 में है वो निवारक नजरबंदी का 22 में है वो जिक्र किया गया। तो इसको है वो हम इस तरफ लेंगे कि इसका कहां पर उल्लेख आया हुआ है, अनुच्छेद 22। कौन सा है, अनुच्छेद 22 क्या है, कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तब तो आप कहोगे साहब ये तो सरासर हमारे साथ गलत है, आप किसी व्यक्ति ने अपराध किया भी नहीं फिर भी आप उसको गिरफ्तार करो, ऐसा क्यों? उसका लॉजिक है क्या है कि अपराध तो नहीं किया लेकिन हमें डर सता रहा, हो सकता है वो कोई बड़ा अपराध है वो कर, हो सकता है वो कोई लोगों को भड़का ले, तो अपराध होने से पूर्व उसको रोकने हेतु ये प्रयत्न किया जा रहा है कि एक काम करो उसको पहले आप नजरबंद कर लो ताकि कोई समस्या खड़ी है वो नहीं करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसका आधार क्या है, आधार है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। यानी इसलिए नहीं किया कि वह व्यक्ति है वो अपराध कर लिया, नहीं, उसको इसलिए कर रहे हैं ताकि वह व्यक्ति इस क्राइम का है वो कोई अपराध नहीं करे। तो आर्टिकल है वो 22 में बात की गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु इसका प्रयोग है वो किया जा सकता है। तो किस हेतु किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बात को है वो आगे बढ़ाएंगे। अन्य स्वतंत्रताएं भी इसमें है वो शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं की भी है वो हमने बात है वो की थी, व्यवसाय है वो करने की भी बहुत स्वतंत्रताएं होगी, भोजन की है वो स्वतंत्रता होगी, पेयजल स्वास्थ्य की भी है वो स्वतंत्रताएं दी गई। तो इसमें अन्य स्वतंत्रताएं भी शामिल है, जैसे कि अभिव्यक्ति की, आप कुछ भी है वो सरकार के विरुद्ध में बोल सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की, आपको प्रेस की आजादी होगी, यानी मीडिया को, प्रेस की क्या होगी, स्वतंत्रता, मीडिया पूरी तरह से आजाद है वो होगा। ठीक बात। भोजन का आपको अधिकार होगा, वो भी इसी में है वो बात की गई, आर्टिकल 21 में। शिक्षा की बात की गई, स्वास्थ्य की है वो की गई। तो ये सारी व्यवस्था अन्य तरह की स्वतंत्रताएं भी है वो हमारी इसमें शामिल है। बात को है वो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। सोमनाथ लाहिड़ी ने है वो कहा था कि जो आपने मूल अधिकार दिए हैं और उसमें मूल अधिकारों के ऊपर इस तरह से अनुबंध भी लगाए गए कि हमने कहा कि आपको है वह पूर्ण स्वतंत्रताएं कहीं पर भी हैं, वो आने जाने की स्वतंत्रताएं, आप कुछ भी है वो जा सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर हमने उपबंध भी डाल दिया कि एक यदि किसी क्षेत्र की जो सुरक्षा व्यवस्था बाधित होती है तो आप नहीं जा सकते। जैसे बात ये ले लो, हमने कह दिया कि आपको है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उठा के आपको जेल में पटक दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई अपराध किया, तो ऐसी स्थिति में पटका भी जा सकता है। तो एक बात ये आई, सोमनाथ लाहिड़ी ने एक बात कही थी कि आपने नागरिकों को अधिकार तो खूब दिए, लेकिन हर अधिकार के ऊपर एक उपबंध लगा दिया गया और उपबंध लगाकर उसको रोकने का काम किया। तो एक तरह से आपने अधिकार देते हुए भी है वो नहीं दिया, उसके ऊपर है वो बात की गई कि मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक अधिकारों को है सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया। आप देखेंगे काफी कम अधिकार दिए गए, प्रत्येक अधिकार के ऊपर एक उपबंध जोड़ा गया है
और लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। तो मौलिक अधिकारों की हमारी अवधारणा क्या होना चाहिए कि हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कहीं पर भी है वो जाकर रहने की, आवास की है वो स्वतंत्रता है, तो आप है वो कहीं पर भी रहने के, लेकिन आप यदि कहाँ जम्मू कश्मीर जा रहे हो और आपने कहा हम वहाँ जाकर रहेंगे, मकान लेंगे, रहेंगे, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ का कानून आपको इजाजत नहीं दे रहा है। तो आपने कहा सर हमें जाने की स्वतंत्रता थी, तो उसकी मतलब ये हुआ कि किसी के हित प्रभावित हुए तो आप वहाँ जाकर रह नहीं सकते। इसलिए सोमनाथ लाहिड़ी ने एक बात अच्छी कही कि संविधान में मूल अधिकार तो अधिक दिए, लेकिन हर अधिकार के ऊपर एक उपबंध, एक बाधा डाली गई, तो उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए अधिकार है वो व्यक्ति को क्या होने चाहिए, अधिक है वो देने चाहिए। फिर बात की गई आरोपी या अभियुक्त के अधिकारों की बात की गई कि कोई व्यक्ति है आरोपी, तो उसके लिए है वो बात की गई किस तरीके से है वो आरोपी को खुद अपने खुद के हैं वो गवाही देने का उसको स्वतंत्रता छूट होगी कि आप खुद के विरोध में गवाही नहीं दे सकते। उसको है वह एक दंड के लिए एक अपराध के लिए दोहरा दंड है वो नहीं दिया जा सकता। उसको निश्चित समय में अदालत के सामने है वो पेश किया जाए, तो उसकी भी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो हम उसके ऊपर है वो बात लेंगे कि कोई अपराधी है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या किया जाए कि 24 घंटे की समय अवधि में अदालत में पेश किया जाए। कोई अभियुक्त है, कोई अपराधी, कोई दोषी है, तो उसको क्या है वकील है वो दिया जाए, ताकि वह अपनी बात को रख सके कि साहब ये वकील, इसके जरिए आप अपनी बात को रख सकते हो। ठीक बात है। कोई आरोपी है तो उसको क्या किया जाए कि एक अपराध के लिए 2 तरह का दंड है वो नहीं दिया जाए। एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है ताकि कोई अपराधी हो तो भी उसको एक तरह से सुरक्षा मिले, उसका है वो प्रोविजन किया गया है। तो एक बात ये आई।